हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन के यंग लायर्स होते हैं वो एडवोकेसी में आने के कुछ दिनों के बाद वो इस प्रोफेशन से अपने को विड्रा कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं, एडवोकेसी को छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं जो यंग जनरेशन को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से वे एडवोकेसी के प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। देखिए, अब जानते हैं आप लोग, जो लोग को जुडिशरी में जाना है उनको एडवोकेसी मस्ट कर दी गई है, कंपलसरी कर दी गई है। अब वो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 3 वर्षों के लिए कर दी गई है। तो ये जो यंग लायर्स हैं किन कारणों से उस प्रोफेशन को छोड़ते हैं, वो उनकी भी क्या गलती रहती है, या सीनियर से क्या उनके तालमेल नहीं बन पाते, कोर्ट में वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते, ऐसी कौन कौन सी समस्या आती हैं। हमने यंग लायर से बात किया और उनसे ये पूछा कि आप लोग के सामने ऐसी कौन सी समस्या आती है। तो उन्होंने अपनी जो जो प्रॉब्लम बताई और हमने उनको भी देखा। सीनियर से भी हमने बात किया कि आपके पास जो जूनियर एडवोकेट आते हैं वो क्यों कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं प्रोफेशन को। तो ये देखा गया है कि जो यंग जनरेशन के बच्चे आते हैं, फर्स्ट जनरेशन के आते हैं, उसमें से 20 से लेकर 30% ऐसे होते हैं जो एडवोकेसी के प्रोफेशन को 1 वर्ष या 2 वर्ष में छोड़ देते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस रीज़न को जानते हैं। आप लोगों के लिए हमने एक बहुत अच्छा सा कैंडिडेटों से बात किया और एक कंक्लूजन पे निकले कि कुछ ऐसे रीज़न है जिनको हमने 11 पार्ट में डिवाइड किया है। 11 कारणों से जो एडवोकेट्स होते हैं यंग लायर्स के, वो जल्दी से अपने प्रोफेशन को 20 से 30% होते छोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। चलिए आज हम लोग एक एक पॉइंट्स को देखते हैं, समझते हैं, और जो फर्स्ट जनरेशन के लायर हैं वो भी ये गलती ना करें, तभी वो प्रैक्टिस में रह पाएंगे। और एक बार देखिए, आप प्रैक्टिस में अगर आपका मन लग गया तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है, इंडिपेंडेंट जॉब होती है, और आप इसमें रहकर, आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र रूप में आपका काम है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता। लेकिन क्या क्या 11 गलतियां हमने आप लोग के लिए रिसर्च करके निकाला, उसको ध्यान से सुनिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पहले देखो 11 इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके कारण जो एडवोकेट्स होते हैं यंग फर्स्ट जनरेशन के, वो एडवोकेसी के प्रोफेशन से अपने को विड्रा कर लेते हैं कुछ दिनों के बाद। पहला है, वकालत के पेशे में सीरियस नहीं रहते। देखिए, जब जो यंग जनरेशन के लायर्स आते हैं तो जो वकालत का प्रोफेशन वो शौक के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं। होता क्या है कि वो उसी समय जुडिशल सर्विसेज की भी तैयारी करते रहते हैं और इसके साथ साथ कारपोरेट सेक्शन में भी अपने को आजमाते रहते हैं। तो होता क्या है कि वो प्रॉपर कोर्ट नहीं जा पाते, और कोर्ट जाते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, सीनियर के चैम्बर में नहीं जाते, केस की स्टडी नहीं करते। तो होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद उनको ये लगता है कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, और वो बाद में वकालत को छोड़ देते हैं। तो ये अधिकांश जो है, जो फर्स्ट जनरेशन के लायर्स हैं उनके साथ देखा गया। दूसरा ये होता है कि शुरू में जब वो एडवोकेसी में आते हैं तो होता क्या है कि स्ट्रगल तो बहुत रहता है। स्ट्रगल इन द सेंस होता है कि आपको कोई नया काम नहीं मिलता। जो भी क्लाइंट होता है वो उन एडवोकेट के पास जाता है जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, जिनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में नाम होता है। तो जो क्लाइंट होता है उनके पास जाता है। नए जो क्या नाम है जनरेशन के एडवोकेट होते हैं उनको काम नहीं मिलता, और अगर कोई काम भी मिलता है तो अगर प्रॉपर वो उनसे डिसीजन कोर्ट से प्रॉपर नहीं करा पाए, क्लाइंट के फेवर में कोई फेवरेबल ऑर्डर नहीं करा पाए, तो क्लाइंट क्या करता है, उनसे फाइल भी वापस ले लेता है और माउथ कन्वेंसिंग भी करता है कि भाई वो जो जूनियर वाले एडवोकेट है वो कुछ नहीं करा पाए। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन होता है जिसके कारण जो फर्स्ट जनरेशन के लायर्स है वो अपने को विड्रा कर लेते हैं। तीसरा देखिए, एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो है सीनियर से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि एक स्टाइपेंड भी उनको नहीं मिलता, कि ये भी फिक्स कर दिया जाए कि सीनियर उनको, अगर वो सीनियर के पास जाते हैं, सीनियर के चैम्बर में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वो क्या होता है 10 से 12 घंटे तो वो सीनियर के साथ रहते हैं। देखिए, अगर स्टाइपेंड नहीं मिलता है तो उनको बड़ा अंदर से फ्रस्ट्रेशन लगता है कि हमारे साथ जिसने, हमारा जो क्लास फेलो था, जो डॉक्टर हो गया है, इंजीनियर हो गया है, ISPS ऑफिसर हो गया, जुडिशल ऑफिसर हो गया, APO हो गया, वो तो लाखों रुपए कमा रहा है एक महीने में।
गाड़ी से घूम रहा है, बंगले में रह रहा है, और जो मैं 5 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूँ क्योंकि स्टाइपेंड के नाम पे ज़ीरो है और क्लाइंट आपके पास आते नहीं, तो धीरे से उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है और अपने को विड्रा कर लेते हैं और कोर्ट नहीं जा पाते। जो चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि वो जब एडवोकेसी में आते हैं यंग लायर्स, तो फील्ड को नहीं डिसाइड पड़ता है कर पाते कि सिविल की हमको प्रैक्टिस करनी है कि क्रिमिनल की प्रैक्टिस करनी है कि हमको फैमिली कोर्ट में जाना है, हमको जो केसेस करना है वो कंपनी के केसेस को करना है। पता चला कि कुछ दिन उन्होंने 2-4 महीना सीनियर के साथ रहा जो सिविल के प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनको छोड़ दिया, क्रिमिनल वाले के पास चला गया, कुछ दिन फैमिली वाले लॉ के फैमिली कोर्ट वाले सीनियर के पास चला गया। तो ये सब समस्याओं के कारण वो किसी भी फील्ड में अपने को परिपक्व नहीं बना पाता। न तो सिविल कोर्ट की प्रॉपर जानकारी हो पाई, न क्रिमिनल केसेस की जानकारी हो पाई, न फैमिली कोर्ट की हो पाई, तो उसको लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं और वो फिर अपने को विड्रा कर लेता है। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है कि ये शुरू में नहीं डिसाइड हो पाता यंग लायर्स के पास किस कोर्ट में प्रैक्टिस करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए कि हाई कोर्ट में जाए, या हम सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करें, हम ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करें, कहाँ करें, तहसील में करें, कहाँ करें। तो कुछ दिन उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, पता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी पूरी बात को सीख नहीं पाया, हाई कोर्ट जाने लगा। जब हाई कोर्ट गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग बिल्कुल अलग अलग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट होती है सिविल की, क्रिमिनल की, और जो हाई कोर्ट होती है वो रिट जुरिस्डिक्शंस की होती है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, दोनों की वर्किंग अलग अलग होता है। फिर उसको ये लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है और वो फिर क्या करता है, अपने को विड्रा कर लेता है। छठा, सोसाइटी में प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। ये माना जाता है कि ये वकील साहब हैं, तो वकील साहब है तो इनकी इनकम कम होती होगी, नए लड़के हैं अभी इनके पास अनुभव नहीं होगा, तो सोसाइटी में क्या होती, प्रॉपर मान्यता नहीं मिलती। वही दूसरी तरफ जो सोसाइटी में डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, जज साहब रहते हैं, या कोई एपीओ रहता है, उसकी बड़ी मान्यता रहती है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि उनको वकालत से भागने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर उसके बाद परिवार को टाइम न दे पाना। देखो जो यंग लायर्स होते हैं वो काफ़ी टाइम जो होता है वो कोर्ट में जाता है, आप जानते हैं 10 से 5 कोर्ट चलती है, सुबह भी सीनियर के पास जाना पड़ता है, शाम को भी सीनियर के चैम्बर में जाना पड़ता है। तो कुल मिला के अगर आप देखिए 12 13 घंटे तो उनको अपने प्रोफेशन के लिए टाइम देना पड़ता है, तो परिवार के लिए टाइम नहीं दे पाना। जब परिवार के लिए टाइम नहीं दे पाते तो परिवार भी उनसे नाराज़ रहता है, तो वो नाराज़गी फिर उनको ये मजबूर करती है कि वो एडवोकेसी से भागने की कोशिश करने लगते हैं। आठवां देखिए महत्वपूर्ण है कि जो एक नए वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जब कोर्ट पे जाते हैं उनके कुछ मिनिमम नीड्स होती है। मिनिमम नीड्स क्या है, आने जाने के लिए कोई व्हीकल हो, मोबाइल हो, उनका अपना लाइब्रेरी हो, उनके पास भी कंप्यूटर सिस्टम हो। तो ये जो लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, व्हीकल है, ये सब खर्चीले हैं। ये पैसे आए कहाँ से? अगर गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, गार्जियन नहीं सपोर्ट कर रहे तो कोर्ट जाकर पैसे अर्न करके आप ये सब शुरू में नहीं अर्जित कर सकते। ये अलग बात है कि आपकी जब प्रैक्टिस आप 8-10 साल के, 5 साल के ऊपर हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस ताबड़तोड़ चलने लगती है, तो ये सब तो बहुत ही छोटी चीज़ हो जाती है। लेकिन वो 4-5 साल का जो स्ट्रगल पीरियड है वो कैसे होगा यंग लायर्स के लिए? तो वो क्या करते हैं, मजबूर होके हट जाते हैं फील्ड से, किसी दूसरे प्रोफेशन को चुन लेते हैं जहाँ पर उनको अर्निंग होने लगती है। 9th नंबर पर है घर की जिम्मेदारी में हिस्सा न ले पाना। अब देखिए हम लोग सामाजिक बंधन से बंधे हैं, कहीं शादी ब्याह हो रहा है, कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो पता चला कि आपका तो 12-13 घंटे पूरा जूनियर का निकल जाता है कोर्ट और सीनियर के पास जाने से। तो घर की जिम्मेदारी आप नहीं कर, घर के खर्चे में आप हिस्सा नहीं दे पाते। अब होता क्या है कि आप यंग लायर्स हैं तो घर में भी आपको पैसे देने हैं, ये माना जाएगा कि आपने वकालत का प्रोफेशन शुरू कर दिया है तो पैसे अर्न करना शुरू कर दिए हैं। ये भी यंग लायर्स के लिए बहुत ही चुभता हुआ प्रश्न आता है। और तो और जब समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है, तो जुडिशल ऑफिसर की छुट्टी हो जाती है, जजेस की छुट्टी हो जाती है, कोर्ट बंद हो जाती है। लेकिन जो यंग लायर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, सीनियर के पास जाना पड़ता है, नए क्लाइंट आते हैं, आपको अपने घर में भी रहना पड़ता है, आपको अपनी लाइब्रेरी की पूरी मेंटेन करना पड़ता है, तो आपकी छुट्टी भी सिर्फ बीत जाती है
यंग लायर्स की, चूँकि सीनियर आपको उसी समय बुलाते हैं क्योंकि उस समय जो बाहर के क्लाइंट होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो आप घर को फिर टाइम नहीं दे पाते, तो समर वेकेशन भी आपकी ख़राब निकल जाती है, आपको छुट्टी नहीं मिल पाती। और डियर स्टूडेंट, 11 नंबर है नो पेशेंस। जो यंग लायर्स होते हैं उसमें देखा गया है कि 20 से 25% धैर्य बिल्कुल नहीं हो पाता। धैर्य इसलिए नहीं हो पाता कि वो देखते हैं कि जो उनके अपने क्लास फेलो थे, जिन्होंने लॉ के प्रोफेशन को नहीं चुना, जिन्होंने सपोज करिए कारपोरेट सेक्शन में चले गए, जो डॉक्टर में चले गए, जो इंजीनियर में चले गए या किसी जॉब में आ गए, उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, उनकी लाइफ तो बहुत सेट चल रही है। वो 1.5-2 लाख रुपए पैसे के कमा रहे हैं, उनके पास सारी भौतिक चीज़ें भी हैं और इसके साथ साथ उनका समय से शादी ब्याह वगैरह सब हो गए हैं, उन्होंने मकान भी बनवा लिया है। तो उनको लगता है, पेशेंस धैर्य खो जाते हैं कि मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया, अभी मेरा शादी ब्याह भी नहीं हुआ, मेरे पास अभी पैसे भी प्रॉपर नहीं आए। तो ये सब परेशानियां उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है कि वो क्या करते हैं, धैर्य खो देते हैं। तो देखो, ये सब तो कारण है जिसके कारण यंग लायर्स इससे हटते हैं। लेकिन देखो, हम आपको सुझाव भी देना चाहते हैं एक टीचर के नाते। जो लोग प्रैक्टिस में आना चाहते हैं या जिसको जिसको जुडिशरी में आना, 3 साल की वकालत तो मस्ट हो गई है। वकालत में आपको 1 से 2 साल, ज़्यादा नहीं, आप 1 से 2 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य इसलिए रखना पड़ेगा कि अभी आपके पास नॉलेज नहीं है। आपने जो एलएलबी में पढ़ा था वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, प्रैक्टिकल तो कोर्ट में करना पड़ता है। तो अभी कम से कम मिनिमम 2 साल आप जो है डेली सीनियर के पास जाए, सीनियर के ड्राफ्टिंग को देखें, सीनियर कोर्ट में कैसे आर्गूमेंट करते हैं, अपोजिट पार्टी के एडवोकेट कैसे आर्गूमेंट करते हैं, जजेस कैसे बातों को सुनते हैं, एक एक बारीकी को सीखिए। सिविल का ट्रायल कैसे होता है, क्रिमिनल का ट्रायल कैसे होता है, ये सब जब आप एक एक चीज़ सीखेंगे। क्लाइंट जब आता है तो सीनियर कैसे उससे बात करते हैं कि वो क्लाइंट जो होता है सीनियर से प्रभावित हो जाता है, सीनियर को केस भी दे देता है। और आप जानते हैं जो सीनियर एडवोकेट है उनको अच्छी खासी फीस भी मिलती है। तो ये सब आपको एक एक बारीकी सीखनी पड़ेगी। साइटेशन कैसे निकाला जाता है, साइटेशन कैसे ढूंढा जाता है, ये सब जब आप सीखेंगे, और ज़्यादा नहीं 2 साल का समय दीजिए, इसके बाद आपकी भी स्थिति वही तरह होने लगेगी जो आपके सीनियर की थी। आपके सीनियर ने भी बहुत स्ट्रगल उठाया, ऐसा नहीं है। तो आपको 1 से 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो फिर ये प्रोफेशन बिल्कुल राजा का प्रोफेशन होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आप आराम से इस प्रोफेशन में पूरे जीवन एंजॉय कर सकते हैं डे स्टूडेंट। ये आप लोग की जो समस्या थी उसको बताया गया, जो समाधान बताया गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि ये सब रीज़न होता है कि जिसके कारण जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, अगर जो इसको निभा ले गया 2 साल तक, वो फिर अच्छा एडवोकेट बन जाता है, उसका नाम नेम फेम दोनों आ जाता है। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि एक आप लोग के लिए डिस्काउंट बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग पर पेपर भी एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग इसमें पर मंथ भी फीस जमा कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट भी फीस जमा कर सकते हैं, सारी सुविधा आप लोग को दिया जा रहा है। ये ऑनलाइन क्लासेस एपीओ जुडिशरी और हायर जुडिशियल का है। आपको मालूम होना चाहिए कि एपीओ की वैकेंसी अब आने वाली है। ये बैच आप लोग का 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग इस बैच में इनरोल्ड होने के लिए अपना इनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि 20 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें वीडियो जो भी रहे उनके सिस्टम पर मिलने लगे। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक एआईबी का एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया, एआईबी क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, पास होना बहुत ज़रूरी है। एआईबी 20 के लिए आप लोग के लिए क्रैश कोर्स भी चल रहा है और इसके साथ साथ एआईबी 20 के लिए गाइड भी पब्लिश की गई है। जो भी आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के, ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगे हैं। किसी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी बातों को भेजकर कि मुझे क्लास लेनी है, मुझे न्यू बैचेस में ज्वाइन करना है, मुझे कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, ये सब आप बता देंगे तो आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो तक वेट करिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।